हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सेल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने बताया था डिवीजन ऑफ सेल, यानी सेल का डिवीजन कैसे होता है। हमने बताया था कि सेल के डिवीजन में जो होता है सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है। एक बताए थे माइटोसिस, एक बताए थे मियोसिस। माइटोसिस में हम बताए थे कि जो माइटोसिस में सेल का डिवीजन होता है उसमें एक सेल से दो सेल बनता है, लेकिन जो मियोसिस वाला सेल डिवीजन होता है, मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे यानी वो माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिससे एक सेल से दो सेल बन रहा है। ठीक है, देखिए जो सेल साइकिल है टोटल 24 आवर का प्रोसेस होता है, यानी एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी सेल का एक साइकिल कितने समय का होता है? 24 आवर का होता है। सेल साइकिल कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का होता है। ठीक है, यानी एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे का समय लगा। जो सेल साइकिल होता है दो फेज में कंप्लीट होता है। ये सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं हम इंटरफेज और एक को बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज को हम प्रिपरेशन फेज भी बोल सकते हैं और जो एम फेज है उसे एक्चुअल डिवीजन भी बोल सकते हैं। यानी जो इंटरफेज है प्रिपरेशन वाला, यानी प्रिपरेशन में क्या होती है? तैयारी। तो जब सेल को डिवाइड करना होता है तो सेल इस फेज में डिवाइड करता है, सॉरी तैयारी करता है, अपनी पूरी डिवाइड होने के लिए पूरी तैयारी करता है जब उसको डिवाइड होना होता है। तो ये जो इंटरफेज होता है इसको तैयारी करने में 23 आवर्स का समय लगता है। 23 आवर्स, कितना समय लगा इसको तैयारी करने में? 23 आवर्स का समय लगा। और जो एक्चुअल डिवीजन होता है सेल का, वो एक्चुअल डिवीजन होने में 1 आवर्स का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 आवर का। ठीक, यानी 23 घंटे तक सेल तैयारी करता है, अपना प्रिपरेशन करता है और 1 घंटे में डिवीजन करता है। इस 1 घंटे में भी डिवीजन करने में उसको कई सारा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, अब सेल को तैयारी क्या करना है? डिवाइड ही तो करना है, और क्या करना है? तो फिर तैयारी की क्या जरूरत है? देखिए सेल को तैयारी, जो भी सेल ऑर्गेनेली होती है उनको डबल होना होता है। अब ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए हमारे पास 2 माइटोकॉन्ड्रिया है तो चलो एक तुम ले लो, एक हमारे पास हो गया। 2 गोल्गी ऑपरेटस है तो एक गोल्गी ऑपरेटस तुम रखो, एक हम रख लेंगे। 2 माइटोकॉन्ड्रिया है, चलो एक माइटोकॉन्ड्रिया तुम रख लो, एक माइटोकॉन्ड्रिया हम रख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो सेल डिवाइड करना है उस सेल के पास यदि 2 गोल्गी ऑपरेटस है तो जो डिवाइड होने वाला सेल है उसके पास भी 2 गोल्गी ऑपरेटस होना चाहिए। 2 माइटोकॉन्ड्रिया है तो डिवाइड होने के बाद उसके पास भी 2 माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। ठीक है, तो वही जो ऑर्गेनेली होती हैं उन ऑर्गेनेली को रेप्लिकेट करना होता है, तो वो किस में आता है? सब इंटरफेज में होता है। यानी वो सब वही सब क्या है? तैयारी है। जैसे मान लीजिए जब हमको भोजन करना होता है तो भोजन मतलब हमको खाने से पहले खाना बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। चावल बनाए, दाल बनाए, सब्जी बनाए, जो भी बनाना होता है सबसे पहले हम उसको बनाते हैं, उसके बाद से खाते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुरंत बनाए तुरंत खा लिए। हमको खाना बनाने में भी समय लगता है और उससे कम समय लगता है खाने में। सेम कंडीशन सेल का भी है, इसको तैयारी करने में ज्यादा समय लग रहा है, डिवीजन होने में कुछ समय नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अब ये 23 घंटे में क्या क्या तैयारी करता है? जो इंटरफेज होता है उसको हम 3 भाग में अगेन डिवाइड कर देते हैं, यानी उसको 3 भाग में और बांट देते हैं, जिसको G1 फेज, S फेज और G2 फेज, इस 3 भाग में हम डिवाइड कर देते हैं इंटरफेज को। G1 फेज में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा बनता है।
प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो भी हमारी सेल ऑर्गेनेलिक होती हैं उनको रेप्लिकेट होना है, यानी उनको 1 से 2 होना है, 2 से यदि 2 है तो 2 से 4 होना है, मतलब जितनी हमारे एक सेल में है उसके डबल होती हैं वो। तो उनको डबल होने में क्या हुआ, प्रोटीन लगेगी, यानी 1 से 2 बनने में प्रोटीन का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसलिए सेल क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो जीवन फेज में पहला पॉइंट क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दूसरा पॉइंट, सेल साइज इंक्रीज, यानी जो सेल का मान लीजिए एक पुराने सेल की बात करें हम, तो पुराना सेल मान लीजिए इतना सा है, तो जो जब इसको डिवाइड होने का कंडीशन आएगा तो ये अपना साइज बढ़ा लेगा। क्यों बढ़ा लेगा? क्योंकि मान लीजिए इसमें एक ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, सपोज दैट मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया एक ही है, तो इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया 2 होगा। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया 2 होगा तो 2 होने के लिए इसमें स्पेस होगा तभी तो होगा। मान लीजिए किसी रूम में किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति 5 व्यक्ति रह सकता है एक रूम में, अब उसको हम जबरदस्ती उसमें 10 व्यक्ति को घुसाएंगे तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी। तो ये क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। सेल साइज क्या करता है, इंक्रीज होता है, यानी सेल का साइज बढ़ता है, इतना सा है तो बढ़ के थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक, दूसरा अगला पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनेलीज, यानी जितनी सेल की ऑर्गेनेली होती है उसमें से लगभग ज्यादातर ऑर्गेनेली जीवन फेज में ही रेप्लिकेट हो जाती हैं, यानी डबल हो जाती हैं। कुछ ऑर्गेनेली को छोड़ दें तो सारी ऑर्गेनेली हमारा जीवन फेज में ही रेप्लिकेट होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ दिया जाए और सेंट्रोसोम्स को छोड़ दिया जाए, इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी सेल की ऑर्गेनेली है सब जीवन फेज में रेप्लिकेट हो जाती हैं। जैसे गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स नहीं, वैक्यूल, ये सब क्या होते हैं, जीवन फेज में ही रेप्लिकेट हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एस फेज की। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी जो हमारे न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा होता है वो डीएनए एस फेज में रेप्लिकेट होता है, यानी जितने डीएनए हैं वो अपना डबल बनाते हैं। ठीक है, और एकदम बराबर बराबर की संख्या में होते हैं, ये नहीं कि कम बेसी होंगे ना, बराबर होंगे। तो डीएनए रेप्लिकेट कब होता है, एस फेज में होता है। दूसरा पॉइंट, सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट, यहाँ पे सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेट होता है। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं सेंट्रोसोम्स क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा उन वीडियो को तो पीछे से जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को कि सेंट्रोसोम्स क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम्स यहाँ पे रेप्लिकेट होता है, एस फेज में ये काम होता है। अब बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज क्या है, G2 फेज में फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी पहले जो सेल प्रोटीन बनाया था वो खत्म हो गया उसके पास। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि हमारी सेल की ऑर्गेनेली रेप्लिकेट हुई, रेप्लिकेट होने में प्रोटीन लगा, प्रोटीन खत्म हो गया, तो फिर दोबारा से G2 फेज में सेल क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो G2 फेज में फिर से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है और अब माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट हो रहा है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जितनी संख्या उससे डबल संख्या में हो रहा है। ठीक है, तो ये है हम लोग की पूरी क्या, इंटरफेज यानी प्रिपरेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं एम फेज। एम फेज क्या है, एम फेज को हम माइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोसिस यानी यहां पे हमारा सेल एक्चुअली में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। इतनी आसानी से नहीं हो जाता है, इसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, सारा काम इसी में होता है, इसी 1 घंटे में होता है। जितना तैयारी करना था उतना तैयारी इधर हो गया। अब इधर पे क्या क्या होता है, तो जो माइटोसिस होता है उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, एक है हम लोग का कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में एक वर्ड है क्या, कैरियो, यानी कैरियो किससे बना है,
कैरियोन से बना है। किससे बना है? कैरियोन से बना है। कैरियो किससे बना है? कैरियोन से। और कैरियोन क्या है ये हम बता चुके हैं कि कैरियोन क्या होता है। जो हम न्यूक्लियस वाला वीडियो बनाए थे, न्यूक्लियस वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैरियोन क्या होता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का दूसरा नाम है कैरियोन। ठीक है, तो कैरियोन प्लस काइनेसिस, यानी कैरियोन किसके लिए हो गया? न्यूक्लियस के लिए। काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, टूटना, डिवाइड होना। ठीक है, यानी न्यूक्लियस यहाँ पे क्या होता है? डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस में पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, जितना सारा प्रोसेस होगा न्यूक्लियस से संबंधित वो सभी कैरियोकाइनेसिस में होगा। ठीक, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी दो वर्ड है, एक है हम लोग का साइटो और दूसरा है काइनेसिस। साइटो क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं। साइटो वर्ड यूज होता है सेल के लिए, यानी सेल यहाँ पे एक भाग से दो भाग में डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। यानी इधर जैसे मान लीजिए फिगर के माध्यम से हम बताएं तो ये मान लीजिए एक हमारा पुराना सेल है। इस पुराने सेल में हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है हम लोग का। इसी में हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, न्यूक्लियस से अटैच होता है। न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। यहीं पे हम लोग का गोल्गी अपरेटस होता है। ऐसे सेंट्रोसोम्स भी होते हैं यहीं पे। सेंट्रोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब एक सेल है। जब इनको डिवाइड होना होता है तो ये अपने साइज को बड़ा करेंगे। एक माइटोकॉन्ड्रिया डबल माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। एक जो गोल्गी अपरेटस है डबल गोल्गी अपरेटस बनाएगा। ठीक है, ये डबल गोल्गी अपरेटस बनाएगा। ये सब क्या हो रहा है? प्रिपरेशन हो रहा है। प्रिपरेशन होने के बाद जब हम एम फेज में आएंगे तो एम फेज में साइटोकाइनेसिस सॉरी कैरियोकाइनेसिस है, यानी इसमें बीच में हम लोग का एक न्यूक्लियस पड़ा होता है। अब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। यानी न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं ना, न्यूक्लियस में तो पहले डीएनए होता है हम लोग का, जिससे हम जब डीएनए क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन पे लग जाता है तो उसे हम क्रोमेटिन बोल देते हैं। तो वो क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाता है। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस में यही क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद से लास्ट में ये सेल, मान लीजिए कैरियोकाइनेसिस का स्टेज है, एक डीएनए सेंट्रोसोम्स इसको ब्रेक करने का काम करता है क्रोमोसोम्स को। तो एक मान लीजिए इधर पे बीच में क्रोमोसोम्स ऐसे पड़े होते हैं दो, तो सेंट्रोसोम इधर से इसको पकड़ लेता है, एक सेंट्रोसोम इधर से इसको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद से बीच में से तोड़ देते हैं, और बीच में से तोड़ने के बाद से ये इसको इधर खींच के लेके चला जाता है, ये इसको नीचे लेके चला जाता है। अंत में हम लोग का दो सेल ऐसे बन जाता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम इधर हो जाता है, एक क्रोमोसोम इधर हो जाता है। ठीक, बराबर होते हैं, जितनी संख्या इधर क्रोमोसोम की होगी उतनी ही संख्या उधर होती है। तो ये लास्ट में ये हो गया हम लोग का साइटोकाइनेसिस, और ये क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कई सारे फेज होते हैं, 4 फेज होते हैं इसमें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही बताएंगे, क्योंकि इसको अगर हम बताने लगेंगे थोड़ा लंबा टॉपिक है। कल के वीडियो में इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देंगे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।